Hello everyone, I'm your science teacher Hemlata Chandolia. As you already know, students, today we will continue chapter number 10 of class 7 science, that is respiration in organism. Students, in previous video हमने डिस्कस कर लिया था कि व्हाट इज रेस्पिरेशन, व्हाट इज ब्रीदिंग, हाउ बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ओके, अब उन सारे कंसेप्ट्स को हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे. समझ में आ गया? एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रेस्पिरेशन इन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. अब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन. ओके, अब हैव अ लुक हियर. दिस इज द रेस्पिरेशन सिस्टम ऑफ ह्यूमन. आप अपने आप को भी देखिए, ठीक है, और इन चीज़ों को अपने आप से कोरिलेट करो. कैसे कोरिलेट करना है कि हम ब्रीदिंग कैसे स्टार्ट करते हैं. हमने ब्रीदिंग ऐसे किया विद द हेल्प ऑफ नॉस्ट्रल्स. वी आर हैविंग टू पोर्स हियर, दीज आर नोन एज नॉस्ट्रल्स. अब आपके पास यहाँ पर भी है, ये आपका नेजल पैसेज है, ठीक है. आपके पास यहाँ ओरल कैविटी है, यहाँ से आप खाना खाते हैं. और आपने कई बार देखा भी होगा कि कुछ लोग है ना मुंह से भी सांस लेते हैं और नाक से भी सांस लेते हैं. कई बार जब आपको बहुत तेज़ जुकाम होता है, बहुत जकड़न हो जाती है, तो आप मुंह से भी सांस लेते हैं, आपकी नाक ब्लॉक होती है. समझ में आया? अब मैं कुछ और नहीं बोलूँगी, ठीक है. अब आपका ये जो नेजल पैसेज है, इसके थ्रू आपने क्या किया? ब्रीदिंग किया, ठीक है. यहाँ से ये आपका नेजल पैसेज कहाँ से होके निकल रहा है? Here you are having pharynx and this pharynx just connect with the trachea and here it is your windpipe. हमारे पास यहाँ दो पाइप हैं, windpipe and food pipe. फूड पाइप से खाना जाता है, विंड पाइप से हमारी जो एयर हमने इनटेक करी है वो जाती है, और वो जाती है बहुत ही फ्लैशी स्ट्रक्चर में. ये आपके बिल्कुल ऐसे हैं दो विंग्स जैसे स्ट्रक्चर. दीज आर नोन एज लंग्स, जिनको हम फेफड़े कहते हैं हमारे, ठीक है. आपका दिल यहाँ धड़क रहा है ना, यहाँ पर ये दो फेफड़े हैं, राइट एंड लेफ्ट. समझ में आ गया? ठीक है. अब आप कहेंगे मैम ये तो बहुत ही, हमें तो ऐसा लग रहा नहीं है, बिकॉज क्योंकि दे आर कवर्ड with a cage and this cage is made up of ribs. आपके यहाँ पर टच करना, कई बार आपने ना बहुत वीक सा बच्चा देखना, छोटा सा कोई बच्चा देखना जो बहुत कमज़ोर हो, उसमें आपको ना उसके ऐसे कैसे पूरी पसलियाँ नज़र आएंगी. कैसे होता है बेटा ये स्ट्रक्चर? देखो ऐसे, और यहाँ पर ऐसे ऐसे आपकी, जिसको हम हिंदी में ना वो बोलते हैं, ये देखो जिसकी फांसड़ियाँ दिख रही हैं, ठीक है. हेयर दीज आर द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ लंग्स. अब हमारा लंग क्या है? फ्लैशी स्ट्रक्चर है. इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए वी आर हैविंग अ स्केलेटन. अब इस स्केलेटन, ये स्केलेटन किससे बना हुआ है? रिब से बना हुआ है. समझ में आ गया? सो बेसिकली व्हाट डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन द रेस्पिरेशन. अब जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, सबसे पहला नॉस्ट्रल, जहाँ से हम सांस ले रहे हैं, ठीक है. अब ये आपका नेजल कैविटी जो आपके यहाँ तक है. देन इट कंटिन्यूज विद फेरिंग्स. समझ में आ गया? देन इट कंटिन्यूज विद लैरिंग्स, एंड वी नो लैरिंग्स क्या होता है? हमारा साउंड बॉक्स. याद आया? हमारी आवाज़ निकलती है, दिस इज नोन एज आर साउंड बॉक्स, ठीक है. Then it continue or it open at the upper end of trachea, that is your windpipe. समझ में आ गया? And then the trachea opens, it branch and open into both lungs. हमारे दोनों फेफड़ों में जाके खुलती हैं. And उसके नीचे एक स्ट्रक्चर होता है that is known as diaphragm. ये देखो, ये एक डोम शेप, ठीक है. ये एक मस्क्यूलर शीट है बेटा, ठीक है, मांस की बनी हुई एक शीट है जो डोम शेप है. इसको हम कहते हैं डायफ्राम. इसको आप ये कह सकते हो कि ये एक तरह का पर्दा है जो ऊपर नीचे होता है. समझ में आ गया? इट इज़ अ डायफ्राम विच इज़ डोम शेप. इट इज़ अ मस्क्यूलर शीट. एवरीबडी पार्ट्स याद आ गए? नॉस्ट्रल्स, नेजल कैविटी कंटिन्यू होती है फेरिंग्स में, फेरिंग्स ओपन होता है आपके साउंड बॉक्स लैरिंग्स में, लैरिंग्स कंटिन्यू होता है, और वी कैन से इट ओपन्स एट द अपर एंड ऑफ योर ट्रैकिया विच इज ऑल्सो नोन एज विंड पाइप.
इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना. देन योर ट्रैकिया ब्रांच एंड ओपन इनटू बोथ द लंग्स. हमारे पास दो फेफड़े हैं, राइट एंड लेफ्ट, एंड जो सबसे नीचे वाला पार्ट है दैट इज द डायफ्राम विच इज अ मस्कुलर शीट विच इज डोम शेप्ड. फाइन. अब ये प्रोसेस हमारा जो रेस्पिरेशन का है, सॉरी जो ब्रीदिंग का है, वो होता कैसे है कि हमने क्या किया, नॉस्ट्रिल्स के थ्रू हवा ली, नेजल कैविटी में आई, नेजल कैविटी से विंड पाइप से होती हुई, अब हम बेसिक चीज़ को लेंगे, लैरिंग्स और फेरिंग्स को हमने हटा दिया, हमने क्या किया, सांस ली, नेजल कैविटी से हमारी जो हवा है वो हमारे विंड पाइप के थ्रू हमारे लंग्स में आई. और ये लंग्स कहाँ है हमारे, यहाँ चेस्ट कैविटी में. हम इस पोर्शन को चेस्ट ही बोलते हैं, इस चेस्ट कैविटी में. अब यहाँ पर जो लंग्स हैं दे आर कवर्ड विद रिब्स. इज दैट क्लियर? हमेशा ध्यान रखना, द चेस्ट कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स, and after that we are having a diaphragm which is a muscular sheet. समझ में आ गया? dome shape, and that forms the floor of the chest cavity. हमारी chest cavity ये है, ये हमारे दोनों lungs हो गए, ठीक है, और यहाँ ये हमारा डायफ्राम हो गया, और हमारी जो लंग्स हैं ये कवर्ड हैं बाय रिब्स. ठीक है, यहाँ से ये हम ऐसे आ रहे हैं. इज दैट क्लियर टू एवरीवन कि नॉस्ट्रिल क्या है क्या नहीं है? अब ये जो नॉस्ट्रिल्स हैं, आपने कभी नोटिस किया है, वी आर हैविंग हेयर्स ऑल्सो. हमारे पास यहाँ पे बाल हैं हमारी नाक के भी, नाक के इस नॉस्ट्रिल वाले पोर्शन में, बिकॉज दे फिल्टर द एयर विच वी आर टेकिंग. सो द unwanted particles, the foreign particles will not enter into the our body. Is that clear? Students, अब ये सब चीज़ें समझ में आ गई, तो अब हमारा जो मैकेनिज्म है, जो हमने पहले पढ़ा था कि इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, ये सब एक्चुअली होता क्या है, कहने में कितना आया ना, सांस ली और सांस छोड़ दी, बट the breathing, it involves a mechanism, and that is the movement of your diaphragm and your rib cage. आपके यहाँ पर जो आपकी ribs हैं, इनका movement और आपके diaphragm का movement, it is different, and by the movement of both the breathing process completes. अब होता कैसे गया है, हमने पहले पढ़ा था कि breathing में inhalation भी होता है और एक्सहेलेशन भी होता है. अब इनहेलेशन के टाइम पे क्या होता है बेटा, जैसे ही हमारी हवा अंदर आती है, एक बार सांस लेके देखो सब बच्चे, आपकी जो फसलियां हैं, आपकी जो रिब्स हैं, ये बाहर की तरफ आ जाती है, दे मूव्स आउट. और अब अपने पेट पे हाथ लगा कर देखो, उसी टाइम आपका ये जो डायफ्राम है ना, इट मूव्स डाउन. ठीक है, आपका जब हम सांस लेते हैं तो हमारी रिब्स बाहर की तरफ आउटवर्ड मूवमेंट करती हैं, और हमारा जो डायफ्राम है इट मूव्स डाउन. समझ में आ गया? सो वी कैन से रिब्स मूव्स अप एंड आउटवर्ड. ऊपर भी आई और बाहर भी निकली. हमने, समझ में आया? हमारा जो डोम है, हमारा जो चेस्ट, जो फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी है, दैट इज अ डायफ्राम, वो तो गया नीचे की तरफ, और हमारी रिब्स कैसे आई, ऊपर और बाहर, अप एंड आउट. ऑलवेज रिमेंबर, अप एंड आउट. एंड डायफ्राम का मूवमेंट क्या होता है, नीचे की तरफ. समझ में आ गया? दिस मूवमेंट इंक्रीज द स्पेस इन द चेस्ट कैविटी एंड एयर रशेज इनटू द लंग्स. और इसी वजह से हमारी चेस्ट कैविटी का जो एरिया है वो बढ़ जाता है, और उसके अंदर हमारे लंग्स में हवा भर जाती है. समझ में आ गया? Take a deep breath and you will feel that your ribs are moving up and outward, and your diaphragm goes down, and it increases the area of your chest cavity and air fills into your lungs. समझ में आ गया? अब सेकेंड प्रोसेस, जब हम सांस छोड़ते हैं, जब सांस छोड़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एक्सहेलेशन. अब एक्सहेलेशन कैसे होता है, देखो, हमारी लंग्स से हमारी सांस जो हवा है वो बाहर जा रही. देखो, एक बार सांस लो, जब सांस छोड़ते हैं तो हमारी जो रिब्स हैं ये वापस अंदर जाती हैं, अंदर गई, और आपका जो डायफ्राम है वो अपनी पुरानी पोजीशन में
वापस आ जाता है। जब हम नॉर्मल ब्रीदिंग होती रहती है, जब हम बहुत सारे काम करते रहते हैं, हम बहुत बिजी रहते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में, तो हमें ये चीज़ें पता ही नहीं चलती, हमें एहसास ही नहीं है, सांस आ रही है, जा रही है, चल रहा है, सब राम भरोसे, यही होता है। ठीक है, कभी आपसे ये कहते हैं कि आज काउंट करो कितनी सांसें ली दिन भर के अंदर, आज सोचो, कभी अपनी सांसों पे ध्यान दो। वो सब हम कब करते हैं? जब हम योगा, प्राणायाम, ये सब एक्सरसाइज करते हैं, तब ज़रूर हम ध्यान में लाते हैं इन चीज़ों को। इन चीज़ों को समझने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड योर बॉडी मैकेनिज्म। सांस ली और सांस छोड़ी, जब हम सांस छोड़ते हैं तब हमारी जो रिब्स होती हैं वापस बैकवर्ड मूवमेंट करती हैं, हमारा जो डायफ्राम है वो वापस से अपनी पुरानी पोजीशन में आ जाता है। समझ में आ गया? सो वी कैन से रिब्स मूव्स डाउन एंड इनवर्ड। ओके, पहले क्या था? अप एंड आउटवर्ड। एक्सहेलेशन में क्या होगा? डाउन एंड इनवर्ड। ओके, डायफ्राम मूव्स टू इट्स फॉर्मर पोजीशन, जो उसकी पुरानी पोजीशन में थी। समझ में आ गया? एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस it reduces the size of the chest cavity and air is pushed out of the lungs, और इसकी वजह से हवा हमारे लंग्स से बाहर निकल जाती है। एक्सहेलेशन और इनहेलेशन का कंसेप्ट सब बच्चों को समझ में आ गया। अब बेटा हमें ये तो पता है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अब ऑक्सीजन लेते हैं इसलिए रेस्पिरेशन हो रहा है और हमें एनर्जी मिल रही है, लेकिन हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, इसके लिए हमारे पास कुछ वो भी होना चाहिए। तो इसको हम समझते हैं कि हम जो ब्रीद आउट कर रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको जस्टिफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? वी कैन जस्ट जस्टिफाई इट विद द हेल्प ऑफ सम एक्सपेरिमेंट्स, विद द हेल्प ऑफ सम एक्टिविटीज़। आपको क्या करना है? एक टेस्ट ट्यूब के अंदर फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर लेना है। अब ये लाइम वाटर क्या होता है, ये हमने एसिड बेस वाले चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, हमने जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर है वो लिया, हमने क्या किया, उसके अंदर एक स्ट्रॉ लगाई और स्ट्रॉ से हमने उसमें फूंक मारी। ठीक है, देखो अब जब हम फूंक मारते हैं ना, तब हम क्या हमारी बॉडी से एक्सेल आउट कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और हमने ये उस वक्त पढ़ा था कि जब लाइम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है, इट विल टर्न इनटू मिल्की सॉल्यूशन। ओके, तो जैसे ही हमने इसके अंदर फूंक मारी, फूंक मारने से CO2 इस टेस्ट ट्यूब में आया जिसमें ऑलरेडी हमारे पास क्या है? लाइम वाटर। एज द लाइम वाटर रिएक्ट्स विद CO2 इट टर्न्स मिल्की, बिकॉज हमारी जो सांस हमने छोड़ी है उस एयर के अंदर हमारे पास क्या है? CO2। याद आया? हम रेस्पिरेशन में क्या करते हैं? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हमारा स्टोर्ड फूड ग्लूकोज कन्वर्ट होता है किस में? कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में, और हमें क्या मिलती है? एनर्जी। तो यहाँ तो ये जस्टिफाई हो गया कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड निकली है। अब वाटर भी निकलता है क्या? हाँ निकलता है। कैसे? सिंपल सी एक्टिविटी कर लो, कांच के सामने खड़े हो जाओ और कांच के सामने जोर से फूंक मारो। चश्मे पे मार के देख सकते हो, चश्मा होता है ना घर में, पापा मम्मी दादाजी कोई भी तो लगाता होगा, उसमें देखो कभी बार आपने कभी उनको देखा होगा, वो चश्मे को साफ़ करने के लिए है ना उसमें फूंक मारते हैं ज़ोर से, फिर उसके ऊपर एक पतली सी ऐसी परत आ जाती है, फिर उसको वो कॉटन के कपड़े की हेल्प से साफ़ कर लेते हैं। ऐसा आप कांच में कर सकते हो। आप कांच के सामने, अब आप उस पर देखोगे छोटे 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 आपको वेपर्स नज़र आएंगे। व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ वाटर। क्लियर? कंसेप्ट समझ में आ गया कि हम क्या ब्रीद आउट करते हैं? हम ब्रीद आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ओके, अच्छा चलो अब हम बात करते हैं कि हमारी जो बॉडी है इसके साथ क्या सिर्फ ये दो ही चीज़ें निकलती हैं? सिर्फ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलती है? नो। अब क्या होता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन भी जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने सारा ऑक्सीजन ले लिया और फिर वो ऑक्सीजन हम बाहर नहीं निकलता है। नो, आपको अच्छे से याद है कि हमारे इन्वायरमेंट में जो अमाउंट ऑफ गैसेस है उसके अंदर 21% ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है, तो हम इनहेल क्या कर रहे हैं? 21% ऑफ ऑक्सीजन। अब जब हम ये इनहेल कर रहे हैं तो उसके साथ साथ हमारे बॉडी के अंदर
इतना कार्बन डाइऑक्साइड भी जा रहा है, कितना 0.04% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जब हम एक्सेल आउट करते हैं ना बेटा, तो एक्सेल आउट करते हैं तब हमारी बॉडी से 16.4% ऑक्सीजन भी जाता है, along with it we exhale out 4.4% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आया? CO2 निकलता है, वाटर वेपर्स निकलती हैं, वो समझ में आ गया। लेकिन बेटा द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन वी इनहेल्ड एंड एक्सेल्ड, उसका अमाउंट क्या है? जब हम इनहेल करते हैं 21% ऑफ ऑक्सीजन, इनहेलेशन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी जा रहा है, कितना 0.04% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जब हम एक्सेल आउट करते हैं तो 16.4% ऑफ ऑक्सीजन भी एक्सेल आउट होता है, along with 4.4% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनहेलेशन एक्सहेलेशन के टाइम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज भी होती हैं, ठीक है। कितनी रिलीज होती हैं, कितना इनटेक होता है? इनटेक होता है ऑक्सीजन का 21%, इनटेक होता है कार्बन डाइऑक्साइड का 0.04%। एक्सहेलेशन के टाइम ऑक्सीजन कितनी रिलीज होती है? 16.4, और हियर 4.4 कार्बन डाइऑक्साइड। फंडा क्लियर? समझ में आ गया? क्या दिक्कत है? कोई नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर तो मेन है ही, उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी रिलीज होती है। इज दैट क्लियर? ओके, चलो अब हम समझते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट सी चीज़ें। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमारी जो डे टू डे लाइफ है ना, ये बहुत हैक्टिक हो गई है। बच्चों की तो लाइफ बहुत ठीक है, लेकिन बच्चों में आजकल स्ट्रेस है। हम हमारी बॉडी के ऊपर, हमारी ब्रीदिंग पे, इन पे हम ध्यान नहीं देते। हम लोग इतना सारा फास्ट फूड खाते हैं, हम बहुत कुछ अनाप शनाप खाते हैं, हम बहुत लेज़ी हो गए हैं, हम टाइम पे उठते नहीं हैं, टाइम पे सोते नहीं हैं। और लास्ट 2 इयर्स में जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना हमारी लाइफ बहुत डिस्टर्ब भी हो गई है। बेटा, टू इम्प्रूव योर life, for the better life, you have to do exercises, and exercises just because for breathing, they are known as pranayam, and that will increase the capacity of lungs। और कोरोना टाइम में तो बेटा सारा खेल ही इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज, इस लंग कैपेसिटी का है। समझ में आया? आप ऑक्सीजन लेवल नापते थे ना, किसी को भी घर में हो जाता था तो इन केस किसी को भी हो जाता तो कि भाई ऑक्सीजन का लेवल इतना कम हो गया, ये हो गया, इट मीन्स आपके लंग्स का ऑक्सीजन कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी, इट शुड बी स्ट्रॉन्ग। अगर हमारे फेफड़े जिंदा रहे, उनकी कैपेसिटी अच्छी रही अंदर लेने की ऑक्सीजन को, तो हमारी लाइफ हेल्दी है। वी कैन गो फॉर अ लॉन्ग लाइफ। इसलिए अपने फेफड़ों का ध्यान रखें, एक्सरसाइज करें। बच्चे तो बहुत एक्सरसाइज करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, ठीक है, दिन भर घर में मस्ती करते हैं, तो उनके लिए लोड नहीं है। बट फॉर अडल्ट्स which are busy in day to day's life, they are not having time for the exercises, please घर में बैठ के प्राणायाम तो कर लीजिए, it will increase your age। Okay, students, let's discuss two important concepts which are related to breathing, or we can say they are the part of our breathing system। First one is yawing। Yawing means क्या है ये? उबासी लेना। एवरीबडी इज टेकिंग याइंग, ओके। और जब एक इंसान उबासी लेता है तो ये ट्रांसफर होती है फटाफट से दूसरे में, दूसरे में से तीसरे में। इज दैट क्लियर? बेटा, व्हाट इज दैट याइंग? बेसिकली कि जब हम कभी बहुत आराम से, बहुत एक ड्रॉजीनेस की सिचुएशन में होते हैं, तब हमारी जो ब्रीदिंग रेट है ये स्लो हो जाती है। अब जैसे ही ब्रीदिंग रेट स्लो होगी, दैट मीन्स the supply of oxygen will also decrease। It is the very conceptual thing कि जब एयर ही नहीं आ रही है, हमारा ब्रीदिंग रेट कम है, तो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। एंड दैट टाइम योर बॉडी रिस्पॉन्ड in a way, and that is yawing। Is that clear? So we can say that during drowsiness, our body breathe rate slow down and lungs do not get the
enough amount of oxygen which from the air which we are taking, and it result in yawing. Just have a look on this picture. How many of you have taken उबासियाँ in your classroom? लेते हैं कई बार हम फटाफट से, isn't it? That means कहीं आप सो तो नहीं गए हो. It is an alarm of your body to you कि that फटाफट से ऑक्सीजन इनटेक करो. और तभी देखो, अब आप सब बच्चे एक बार एक आर्टिफिशियल सी उबासी लेके देखो, तो हम क्या कर रहे हैं? वी आर टेकिंग एयर फ्रॉम आउटसाइड just for the supply of oxygen into lungs. Is that clear to everybody? So we can say yawing brings extra oxygen in the lungs and helps us to keep awake. Yes, it is an alarm system in our body. Is that clear to everybody? What is yawing? क्या होती है उबासी लेना? अब हम डिस्कस करते हैं another important factor and that is sneezing. Sneezing का मतलब आछी, छींकते हो ना, इसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? स्नीजिंग. अब ये स्नीजिंग हमें क्यों होती है? ये हमारे बॉडी का एक बहुत अच्छा इम्यून सिस्टम है. इम्यून सिस्टम का मतलब कि ये आपको बीमारियों से, आपको होने वाली कोई डिजीजेज है उनसे बचाता है. अब कैसे बचाता है? हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हमारे जो नॉस्ट्रिल्स है ना, इसके अंदर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं. ठीक है, ये हेयर, ये जो हमारा नॉस्ट्रिल वाला एरिया है ना, ये मॉइस्ट होता है. मॉइस्ट होता है, हेयर्स होते हैं. जब कभी भी आप धूल भरी हवा में सांस लेते हैं, जहाँ पर अनवांटेड पार्टिकल्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए फॉरेन पार्टिकल्स हैं, जब आप वहाँ सांस लेते हैं तो वो यहाँ पर आके अटक जाते हैं. ठीक है, अब हमारा ये वाला एरिया कैसा है? वी आर हैविंग म्यूकस हेयर, चिपचिपा है. ठीक है, तो वो वहाँ आके चिपक जाते हैं, बालों में अटक जाते हैं. उससे क्या होता है कि जो अनवांटेड, ये जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं, ये आपकी बॉडी के अंदर एंटर नहीं हो पाते हैं. क्यों? क्योंकि वो यहीं पे रह गए. दे क्रिएट अ बैरियर हेयर फॉर दोज अनवांटेड, दोज फॉरेन पार्टिकल्स. समझ में आ गया? और उसके बाद जो हमारे लंग्स में एयर पहुंच रही है, इट इज़ neat and clear. Okay, so we can say that when we inhale, the particles get trapped in the air. कौन से? Those unwanted particles that trapped in the air present in the nasal cavity. और कई बार आपको गुदगुदी होती है नाक में, ऐसे ऐसे करते हो ना, ये जो ऐसे ऐसे करते हैं ना, दैट इज़ गुड. ये कोई बुराई नहीं होती है. ठीक है, इससे क्या है कि आपका जो nasal, ये आगे वाला जो पैसेज है, वो क्या हो जाएगा? क्लीन हो जाएगा. दैट यू आर ट्रैपिंग सम unwanted particles here. Okay, as a result we sneeze, छींकना. Okay, and sneezing expels these foreign particles outside from by the exhaled hairs. ठीक है, and finally we are having dust, clean air that enters into our body. और please, जब भी आपको छींक आती है, whenever you want to sneeze, please take your hanky or just, because जो foreign particles, जो unwanted materials आपकी बॉडी में एंटर होने की कोशिश कर रहे थे, they will not spread here and there. ठीक है, जब आपको सर्दी जुकाम होता है तब यही तो होता है, आपको कहते हैं हैंकी रखो. या फिर हमने कोरोना में एक नई चीज़ और सीखी, अगर हमारे पास हैंकी नहीं है तो हम क्या करें? ऐसे एल्बो को रख के हम ऐसे छींकें. ओके, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? स्टूडेंट्स, नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट कि हमने तो ऐसे सांस ले ली, हमने, हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन हो गया, हमारी बॉडी में ब्रीदिंग हो गए. बाकी एनिमल्स में कैसे होता है, बाकी ऑर्गेनिजम्स में कैसा होता है? स्टूडेंट्स, वी नो दैट वी आर हैविंग लंग्स. ठीक है, तो हमारे एलिफेंट में, बर्ड्स में, लिजार्ड में, गॉट में, इनके अंदर भी मतलब मोर और लेस यही सिस्टम होता है. दे रेस्पायर इन द सेम मैनर. बट apart from these animals, we are having some other organisms like earthworm, like fish, grasshopper, cockroach, frog. How do they respire? और मैंने पहले भी कहा था कि इनके अंदर जो ब्रीदिंग होता है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि हमने क्या कहा था कि मोड ऑफ ब्रीदिंग इज डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. ह्यूमन बीइंग में है, मैमल्स में मोस्ट प्रोबेबली सब में एक जैसा होता है. ठीक है, लेकिन ये जो डिफरेंट है, कुछ इंसेक्ट्स हैं, कुछ पीसेस हैं, मतलब जो वाटर एक्वेटिक एनिमल्स हैं, इनके अंदर डिफरेंट होता है. अब डिफरेंट कैसे होता है? लेट्स डिस्कस
वन बाय वन। ओके, अब हम सबसे पहले बात करते हैं कॉकरोच की। किस किस बच्चे को डर लगता है कॉकरोच से? मुझे तो लगता है, अब लगने लग गया, पहले नहीं लगता था, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली कैसा है, ये रात को निकलता है, दिन में तो दिखते ही नहीं है कॉकरोच, नॉक्टर्नल एनिमल है। अब ये जो कॉकरोच है ना, ये क्या है, इसका बॉडी स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा है। अब इसके पास लंग्स जैसी कोई चीज़ नहीं होती। हमारे पास लंग्स हैं, बकरी के पास लंग है, हाथी के पास भी लंग्स हैं, इनके पास लंग्स नहीं होते हैं। इनकी बॉडी के अंदर ये जो ब्रीदिंग करते हैं, the breathing will takes place by their body surface and by the process of diffusion। ठीक है, अब डिफ्यूजन कैसे होता है, देखो इनकी बॉडी, आपने कॉकरोच को देखा होगा, कॉकरोच की जो बॉडी है ना, उसके साइड्स में, दोनों साइड्स में छोटे छोटे स्मॉल ओपनिंग्स होते हैं, एंड दीज स्मॉल ओपनिंग्स आर नोन एज स्पाइरकल्स। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 7th। कॉकरोच की बॉडी के साइड में छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं, इन ओपनिंग्स को हम कहते हैं स्पाइरकल्स। क्या कहते हैं? स्पाइरकल्स। और इन इंसेक्ट्स के पास एयर ट्यूब्स का एक नेटवर्क होता है, दैट इज नोन एज ट्रैकिया, एंड दैट ट्रैकिया इज वर्किंग फॉर द गैसियस एक्सचेंज, गैसेस को एक्सचेंज करने का काम करते हैं। अब एक्सचेंज गैसेस कौन सी हैं? वही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ठीक है, कोई डिफरेंट ऑक्सीजन, कोई डिफरेंट गैस नहीं आएगी। क्या होता है, साइड में स्पाइरकल्स होते हैं, इनकी बॉडी में ट्यूब का नेटवर्क होता है, जस्ट हैव अ लुक हियर, ये यहाँ पर भी हैं, ये यहाँ पर भी हैं, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? ट्रैकिया, ठीक है, ट्रैकिया हमारे यहाँ पे भी होती है, समझ में आ गया। अब क्या होता है कि जब ये ऑक्सीजन रिच एयर इन स्पैरिकल्स के थ्रू एंटर करती है, ठीक है, इस तरफ भी स्पैरिकल्स हैं, ठीक है, तब क्या होता है, इट डिफ्यूजेस इनटू द बॉडी टिश्यू। ओके, ऑक्सीजन रिच एयर रशेस टू द स्पैरिकल इनटू द ट्रैकियल ट्यूब्स। पोर्स से ऑक्सीजन अंदर आई, अंदर क्या है हमारे पास? ट्यूब्स बनी हुई हैं, बहुत सारे ट्यूब्स का एक नेटवर्क है, दोज आर नोन एज ट्रैकियल ट्यूब्स। उसके थ्रू पूरी बॉडी के अंदर आपकी जो गैस है वो डिफ्यूज़ हो गई, फैल गई सब जगह, ठीक है, जैसे अगरबत्ती की खुशबू फैल जाती है, समझ में आ रहा है। अब सिमिलरली जब कार्बन डाइऑक्साइड को अब हमें बाहर निकालना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम सेल्स गोज इनटू द ट्रैकियल ट्यूब्स। पहले कहाँ से आएगा? बॉडी टिश्यूज में से कार्बन डाइऑक्साइड पहले ट्रैकियल ट्यूब्स में आएगी, उसके बाद ट्रैकियल ट्यूब से वो मूव आउट हो जाएंगी स्पाइरकल्स के थ्रू। समझ में आ गया? स्पाइरकल्स के थ्रू ऑक्सीजन अंदर हुई, ट्रैकियल ट्यूब्स में आई और पूरी बॉडी पार्ट्स में डिफ्यूज हो गई। अब बॉडी पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड आई, ट्रैकियल ट्यूब्स के थ्रू, स्पाइरकल्स के थ्रू बाहर निकल गई। सो हियर इन कॉकरोच वी आर हैविंग ट्रैकियल सिस्टम फॉर ब्रीदिंग। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब अगला एनिमल लेते हैं, अगला ऑर्गेनिज्म लेते हैं, एंड दैट इज वेरी क्यूटी पाई, एंड दैट इज नोन एज अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म के बारे में सबसे फेमस लाइन है, दे आर द फ्रेंड्स ऑफ फार्मर, एंड यू ऑल नो स्टूडेंट्स, कहाँ रहता है ये? मिट्टी में रहता है। बरसात में आराम से देख सकते हो, जैसे ही बरसात होती है सॉइल में पानी अंदर जाता है, दे कम्स आउट एंड दे जस्ट वंडर हियर एंड देयर, ठीक है। इनको कभी पकड़ के देख लेना, दे विल नॉट हार्म यू, ओके। इनको कभी पकड़ के देखना, दे आर हैविंग अ वेरी मॉइस्ट एंड वेरी स्लाइमी स्किन, ठीक है। अब इस छोटे से वॉर्म के पास रेस्पिरेशन के लिए या ब्रीदिंग के लिए क्या सिस्टम है? अर्थवॉर्म ब्रीद करता है अपनी स्किन से, समझ में आ गया? इसकी जो स्किन है ये मॉइस्ट और स्लाइमी है, और इसके स्किन के थ्रू ही गैसेस का एक्सचेंज होता है। गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू इट्स स्किन, ठीक है। इसके नीचे ही बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज होते हैं जो पूरी बॉडी में फैले होते हैं। दे द स्किन एब्जॉर्ब द गैस एंड इट विल पास इट टू द
बॉडी, ठीक है। अब वही सिस्टम है, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब नेक्स्ट एनिमल हम लेते हैं, नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म हम लेते हैं। ओह, ये फ्रॉग कह रहा है जोर जोर से, हाउ डू अ फ्रॉग ब्रीथ। अब फ्रॉग कैसे ब्रीथ करता है? अब फ्रॉग के बारे में सब बच्चों को पता है, मेंढक क्या करता है, पानी में भी रहता है और जमीन पे भी रहता है, दैट मीन्स इट इज एम्फीबियन। एम्फीबियन वही तो होता है जो पानी में भी है और जो जमीन पर भी है। बेटा जब मेंढक फ्रॉग बाहर जमीन पर है, ऑन लैंड है, तो ये रेस्पायर, ये ब्रीथ करता है विद द हेल्प ऑफ लंग्स। इन भाई साहब के पास दोनों फैसिलिटीज हैं, ये पानी में भी सांस ले लेते हैं और जमीन पे भी सांस ले लेते हैं। अब पानी पे कैसे सांस लेते हैं? जमीन पे तो लंग्स की हेल्प से सांस ले रहे हैं, पानी में कैसे लेते हैं? इट रिस्पायर, इट ब्रीथ थ्रू इट्स स्किन। समझ में आ गया? अब जब ये लैंड पे होता है तो ह्यूमन बींग्स की तरह इसके पास पेयर ऑफ लंग्स है, लेकिन जब ये पानी में रहता है इट ब्रीथ थ्रू इट्स स्किन विच इज मॉइस्ट एंड स्लिपरी। इज दैट क्लियर? अब आप इस डायग्राम में देखो, इसकी स्किन जो होती है ना वो बहुत मॉइस्ट होती है, इसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। And it is having nostril here. With the help of nostril it takes air and it goes into the lungs, ठीक है। ये बढ़िया है, दोनों तरह से ले लेता है, ठीक है। हम तो पानी में जाएंगे तो भी हमें लंग्स को ही काम में लेना पड़ता है, ओके। अब नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म विच वी हैव टू डिस्कस हियर इज फिश। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, ओके। अब देखो फिश क्या करती हैं, फिश के पास कोई लंग्स नहीं होते हैं बेटा। हमने पहले भी पढ़ा है इन आवर जूनियर क्लासेस दैट फिश एब्जॉर्ब डिजॉल्व ऑक्सीजन जो पानी में घुला हुआ है, ठीक है। पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है ये उस पानी को, उस ऑक्सीजन को यूज करती है विद द हेल्प ऑफ gills. The respiratory, the breathing organ or the respiratory organ here is what we can say? It is gills. समझ में आ गया? गिल्स के थ्रू एयर इनटेक होती है और बाहर निकलती है, समझ में आ गया? और कैसा ऑक्सीजन ले रही है? इट इज एब्जॉर्बिंग डिजॉल्व ऑक्सीजन। फाइन। अब ये गिल्स क्या होते हैं बेटा? जस्ट हैव अ लुक हियर, दीज आर द प्रोजेक्शन ऑफ द स्किन। ये स्किन के प्रोजेक्शंस होते हैं। हैव अ लुक हियर, छोटी 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 आपको ना स्किन्स के प्रोजेक्शंस नजर आएंगे। अगर किसी बच्चे के घर में फिश है तो वो अब पकड़ के तो हम कैसे देखें? यू कैन ऑब्जर्व इन द डेड वन, ओके, ठीक है। किसी के घर में अगर फिश बनती हो तो यू कैन ऑब्जर्व दैट कि हाउ द गिल्स आर अपीयरिंग, ओके। Gills well supplied with the blood vessels for the exchange of gases. Is that clear to everybody? How fish breathe? Fish breathe with the help of gills, and gills are the projection of skin. Is that clear? Students, अब एक बहुत अच्छा सा टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, दैट इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में हमने ये पढ़ा है कि प्लांट्स आर परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ड्यूरिंग द डे टाइम, दे आर टेकिंग सनलाइट एंड अब ये क्या करते हैं? ये आपको ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं बेटा, बट दैट इज फोटोसिंथेसिस। बट for respiration in plants they involve the exchange of gases, और exchange of gases plants के हर body part में होता है। It is taking they are taking here oxygen and they are giving you carbon dioxide, and the same इनके जो नीचे वाले पार्ट है, नीचे वाला पार्ट क्या है? जो अंडर द सॉइल है, रूट्स हैं, वहाँ पर भी ऑक्सीजन ली जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाएगी। सो हम ये नहीं कह सकते हैं कि प्लांट्स में सिर्फ जो लीव्स पे प्रेजेंट स्टोमेटा है, एवरीबडी नोज ना कि जो लीफ होती है इसकी जो बैक साइड जो नीचे वाला होता है वहाँ यू कैन ऑब्जर्व द स्मॉल पोर्स एंड दोज पोर्स आर नोन एज स्टोमेटा एंड विच हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। फोटोसिंथेसिस में हमने पढ़ा है, ओके स्टूडेंट्स। वी कैन से दैट इन प्लांट ईच पार्ट इंडिपेंडेंटली participate or take oxygen from air and give out carbon dioxide। और leaves में stomata present होते हैं, tinospores present होते हैं which
एक्सचेंज द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो प्लांट के ऊपर वाले पार्ट्स की बात हो गई, बट व्हाट अबाउट द रूट्स और द रूट हेयर्स। अब इस पार्ट को आप ऐसे देखो कि ये वाला जो हिस्सा वो है, ये तो प्लांट के ऊपर वाला पार्ट है जिसमें हमारा स्टेम स्टार्ट हो जाता है। ये वाला जो पार्ट है इट इज़ आर अंडरग्राउंड पार्ट जो सॉइल में एम्बेडेड है। नॉर्मली होता क्या है मिट्टी के अंदर, आपको बहुत सारे सॉइल पार्टिकल्स हैं, ठीक है, पानी है अंदर। अब इन सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जहाँ पानी भी है, दैट वी ऑल कॉल, जस्ट पानी रेज होता है, सो वी कॉल इट कैपिलरी वाटर। रूट हेयर्स हैं, आपकी रूट ऐसे होती है, ये आपका एम्बेडेड पार्ट और ये, और इन पे छोटे 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 रूट हेयर्स होते हैं, ठीक है। इस डायग्राम को आप ऐसे देखो, ये लेटा हुआ डायग्राम है, हॉरिजॉन्टल नॉट द वर्टिकल वन, ओके। ये जो स्पेस है दिस इज द एयर स्पेस, और यहाँ पे जाके एयर ट्रैप होती है। समझ में आ गया? अब क्या होता है, जैसे अदर जो पार्ट्स हैं, अदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वैसे ही जो प्लांट सेल्स होते हैं, जो प्लांट के पार्ट्स होते हैं, उनके अंदर रूट सेल्स होते हैं, एंड दीज रूट सेल्स नीड ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी। किसी भी ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो एनिमल हो चाहे प्लांट हो, they require energy, and for the generation of energy, for generating energy, they literally needs oxygen. समझ में आ गया? अब ये जो roots हैं, they take up air from the air spaces which are present here, okay, and अब ये जो एयर है, with the help of this air they are taking oxygen. प्लांट्स में तो ऊपर वाले पार्ट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लीव्स के पास स्टोमेटा हैं और प्लांट का हर पार्ट इंडिपेंडेंटली ऑक्सीजन ले भी रहा है। यहाँ पर अंडर द रूट, रूट में कैसी ज़रूरत है, रूट में जो एयर स्पेसेस होते हैं वहाँ पर एयर कैप्चर होती है, ठीक है। रूट टेक्स अप एयर फ्रॉम द एयर स्पेसेस विच आर प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल particles. So here in this way the plants respire. प्लांट का रेस्पिरेशन, प्लांट ब्रीथ कैसे करते हैं, सबको समझ में आ गया। प्लीज डोंट कंपेयर फोटोसिंथेसिस विद रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन पूरे टाइम होता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस सिर्फ दिन में होती है, बिकॉज फॉर फोटोसिंथेसिस वी नीड सनलाइट। ओके, चलो अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन देखते हैं जो हमारी बुक में दिया हुआ है, दैट इज के जो वेल्स और जो डॉल्फिन्स हैं, अब सब बच्चों को पता है दीज आर नॉट फिशेस, दीज आर मैमल। दे कम्स आउट फ्रॉम द आउटर, अब पानी के ऊपर इनको आपने आते हुए देखा है, एंड दे रिलीज अ फाउंटेन, बिल्कुल ऐसे एक पानी का फंवारा छोड़ती हैं। हैव अ लुक हियर, दिस इज अ बिग वेल, इट इज हैविंग, इट इज जस्ट रिलीजिंग अ फाउंटेन ऑफ वाटर, ठीक है। और ये कई बार ऊपर आती हैं, क्यों करती हैं ये ऐसा, ये तो एक्वेटिक है ना, पानी में रहो ना, बार बार आती हैं। आपने डॉल्फिन्स की बहुत सारी मूवीज़ में आपने डॉल्फिन को देखा होगा, दैट डॉल्फिन्स बाहर की तरफ आती हैं, जंपिंग करते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ करती हैं। ऐसे ही वेल्स ऊपर की तरफ आती हैं और फिर एक फाउंटेन रिलीज़ करते हैं। वाई दे आर डूइंग सो, क्यों करती हैं, बिकॉज दे आर नॉट हैविंग गिल्स, ठीक है, ये फिश नहीं है, दे आर मैमल्स, ओके। दिस, अब ये ऐसा क्यों करती हैं, बिकॉज दिस अलाउज दैम टू ब्रीथ बाय एक्सपोजिंग जस्ट the top of their head to the air, and they are swimming and resting under the water. देखो इनके एक्चुअली दिक्कत इनके साथ होता क्या है कि इनकी जो नॉस्ट्रल है ना, इट इज़ जस्ट एट हियर, at the head portion, okay, so they are breathing from here, that's why they come outside and take air and goes down, जब वो वहाँ पे सोएं या फिर वहाँ पर स्विमिंग करें। फंडा क्लियर है सब बच्चों को कि डॉल्फिन्स या वेल्स ऐसा क्यों करती हैं, वाई दे आर रिलीजिंग अ फाउंटेन, और वाई दे आर जस्ट कमिंग आउटसाइड। Okay, students, in this way this chapter completes here, and I hope you all understand what is respiration, what is breathing, कैसे दोनों एक दूसरे से अलग हैं, how human body respire, how human body breathe, how other animals, other organism like earthworm, fish, frog,
कॉकरोच, इन सब में ब्रीदिंग कैसे होता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस कैसे होता है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो स्टूडेंट्स लर्न जो भी हमने अब तक पढ़ा है. In next video we will discuss the question answers of this chapter. Okay, till then take care everybody. Thank you.